प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि फाइन विघटन फॉर्म का विघटन, इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी और संपत्तियों का एक नमूना भी बताया था वसूली खाते का। जैसे कि इसमें बताया गया था वसूली खाते का संपत्तियों का ट्रांसफ़र, लायबिलिटी का भुगतान जिसमें भुगतान योग्य है, दायित्व का भुगतान होगा, इसका भुगतान ये इधर किया जाएगा। सभी संपत्ति जो ट्रांसफ़र की जाएगी उसकी संपत्तियों का ट्रांसफ़र का जो भी होगा वो यहाँ बैंक करके कैश करके भुगतान किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर दोनों का संपत्ति ट्रांसफ़र और दायित्व का संपत्ति वसूली, दायित्व का ट्रांसफ़र और दायित्व की वसूली। और इसके बाद जितनी भी व्यय हैं, जैसे विघटन व्यय, कारण समापन व्यय जो भी आता है यहाँ पर आएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर यदि कोई साझेदार दायित्व का भुगतान करता है तो दायित्व का भुगतान, और यदि कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो संपत्ति का भुगतान। और इसके बाद फिर लाभ हानि आती है, तो लाभ हानि का जितना भी होता है सब लाभ हानि का ट्रांसफ़र, जो लाभ हो तो या हानि हो तो बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने एक चार्ट भेजा था, इसमें एक मैंने नोट भेजा था संपत्तियों का, सभी संपत्तियों की जनरल एंट्री या दायित्व का जितनी भी जनरल एंट्री है सारी चीज़ मैंने आपको भेजा था। ये संपत्ति को जितने भी खाते बनाने होंगे। अब इसके बाद सवाल है आपका, सवाल है निम्नलिखित 31 मार्च 2017 को तैयार कीजिए था लेनदार 15,000 और लेनदार लायबिलिटी साइड पर लेनदार 15,000 है। उसके बाद संचित को 3500 रुपये पूंजी। देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व फंड जो है वो साझेदार को बढ़ता है। और उसके बाद बीमल है और श्यामल है, पूंजी जो शेष है वो पार्टनरों खाते में क्रेडिट की जाएगी। अब यहाँ पर ट्रांसफर योग्य राशि है सिर्फ लेनदार क्रेडिटर का। और एसेट साइड पर देखिए बैंक है, यहाँ पर बैंक, स्टॉक, देनदार, अचल संपत्ति। तो जैसा कि पहले बताया था कि बैंक शेष या ऐसे लाभ हानि जिसको साझेदार को बांटा जाना है उसको छोड़ दिया जाएगा और जितनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर संपत्ति है स्टॉक, देनदार, अचल संपत्ति, स्टॉक डेबिटर और फिक्स एसेट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद इधर लायबिलिटी साइड पर वेंचर कोस्ट, पूंजी कोस्ट, बांटना, और यहाँ पर लायबिलिटी साइड पर सिर्फ क्रेडिटर है लेनदार, तो लेनदार को मैंने ट्रांसफ़र कर देना है लेनदार। अब देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, यहाँ पर देनदार का मूल अमाउंट लिया गया है, देनदार का मूल अमाउंट, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है वो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद देखेंगे ये हो गया। इसके बाद वसूली देखिए, संपत्ति की वसूली है, अचल संपत्ति है 6,500, देनदार है 28,500, सॉरी स्टॉक है 6,500, अचल संपत्ति 28,500, देनदार 8,000। तो देखिए सारी जितनी भी संपत्ति ये वसूली है उसकी वसूली है बाय बैंक करके। स्टॉक 6,500, डेप्टर 8,000 रुपये, एसेट 28,500 रुपये, टोटल 43,000 रुपये आया वसूली। अब यह ध्यान देना है कि जितनी हमने संपत्ति को ट्रांसफ़र किया है उतनी संपत्ति का लेखा जोखा होना चाहिए, चाहे वो कोई साझेदार ले लेता है या वसूली होनी है। अगर किसी संपत्ति के बारे में कुछ ना दिया हो तो उसको पूर्ण राशि संपत्ति वसूली माना जाएगा और इसकी वसूली दिखाया जाएगा 28,500, और ये टोटल हो गया 43,000। इसी तरीके से दायित्व का भुगतान, दायित्व में देखिए यहाँ पर वसूली पे दे रखा है 1100 रुपये, 1100 रुपये टू बैंक करके, एक्सपेंस 1100 रुपये, और लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया। लेनदार हमारे पास 15,000 रुपये, लेनदार टू बैंक करके 15,000। अगर लेनदारों के भुगतान के बारे में ना भी दिया हो तो भी हम इसका भुगतान करेंगे। तो ये 15,000 रुपये ये टोटल हो गया आपका। इधर कम आया है तो इधर ज़्यादा है, तो इधर लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीमल का आ गया 4602/2 अनुपात है, 2 और 1 3 अनुपात, तो ये आ गया तो 4602/3 1840 4627। अब देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद यह है कि फाइनल पेमेंट पार्टनर को कितनी निकलती है। बैलेंस आ गया 18,000, 22,000 आपका आ गया। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3500 रुपये बांटना है, 3500 रुपये बांट दिया गया। उसके बाद 3500, 1400, 2100 और कुछ है इधर लाभ हानि, लॉस दिया हुआ 4600, 18, 40, 27, 60 रियलाइजेशन हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर ये बैंक अकाउंट करके यहाँ पर जितने साझेदार को पेमेंट किया जाएगा, साझेदार को पेमेंट करने का मतलब जितनी बैलेंस इधर टोटल से इधर घटाने के बाद जितना बचता है। अब तक हम क्या करते थे परवेज अवकाश में यहाँ बैलेंस शीट ही लिखते थे, क्योंकि अब बैलेंस शीट नहीं लिखना है क्योंकि उधर बैलेंस शीट बनाना होता था, इसलिए बैलेंस शीट ही लिखा जाता था और ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन यह बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इसलिए इसको फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक करके 17,560 और 21,340। रोकड़ खाता है, ये रोकड़ या बैंक खाता, जैसा कि मालूम है कि आपको ये इधर आना और इधर जाना, कोई भी रोकड़ आएगी तो इधर रोकड़ जाएगी तो इधर रोकड़ आए। देखिए हमारे पास बैलेंस भी 12,000 रुपये बैलेंस है आपके पास। बैंक 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए यहाँ पर
बैलेंस पीडी है 12,000 रुपये। तो फिर इसके बाद वसूली देखिए 43,000 रुपये की वसूली आ रही है क्रेडिटर। यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड पर बैंकर की 43,000 की वसूली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन पेमेंट किया ना, पेमेंट देखिए कहाँ कहाँ किया है हमने। एक पेमेंट ये किया है, एक पेमेंट ये किया है। तो 2 बैंकर के एक्सपेंस का, 2 बैंकर का क्रेडिटर का 1100-1500 पेमेंट है, 1100-1500। और फाइनल पेमेंट देखिए यहाँ साझेदारों को जो पेमेंट किया गया है 2 बैंकर के 17,560, 21,340, 17,560। ये देखिए टोटल दोनों तरफ को 55,000 टोटल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास लिखा जोखा सही किया गया है। अगर टोटल गड़बड़ है, इसका टोटल सही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखिए संपत्ति को ट्रांसफ़र की एंट्री, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू एसेट आ गया आपका। 3 संपत्ति, तीनों ट्रांसफ़र किया। दायित्व में देखिए क्रेडिटर का भुगतान है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जैसे यहाँ पर प्रोविजन और क्रेडिटर का ट्रांसफ़र। तो क्रेडिटर अकाउंट और प्रोविजन बैड डेब्ट का 17,500 रुपये, 15,500। अब देखिए जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था, चूँकि यहाँ पर जनरल रिजर्व भी बांटने की एंट्री होगी 3500 रुपये। जनरल रिजर्व बांट दिया हमने 3500, 2-3 अनुपात में। फिर देखिए बस यहाँ पर है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइज प्रोमिसेस, संपत्तियों से वसूली, जो कि यहाँ पर वसूली हुई है बैंक अकाउंट का 43,075 हो गई। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फुल पेड टू क्रेडिटर, यानी कि साझेदार में इसमें पार्टनरों के जो क्रेडिटर के जितने हैं उतना भुगतान किया गया। और एक्सपेंस का भी देखिए रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड 1100 रुपये। अब ये लॉस की एंट्री आपके पास, पेमेंट डेबिट, श्याम कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 4600 रुपये को 1840 और 2760 में बांटा गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बांटा गया। अब इसके बाद फाइनल पेमेंट की एंट्री आती है। फाइनल देखिए 2 बैंक करके 17,560 और 21,340 करके बांट दिया गया। ये आपका फाइनल पेमेंट बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट एंट्री होती है, इसलिए इसको लास्ट में किया जाना होता है। अगर किसी साझेदार का पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन भी उसको लास्ट में डायरेक्ट दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पर्सनल लोन अगर कोई साझेदार की फर्म को ऋण देता है तो साझेदार के ऋण का भुगतान पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये लास्ट में किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया रियलाइजेशन की जनरल एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट। धन्यवाद।